जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 9 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पीएससी का मेंस 2023 का खत्म हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो अगर आप इसके संपर्क में होंगे या यूपी पीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन करते हैं या प्री मेंस जिसके बेस के अंतर्गत तो आप समझते हैं। जैसे कि अभी देखिए, आज मैं अभी बात करने वाला हूं जो पेपर 6 व यूपी पीएससी बेस के अंतर्गत पे, तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन है यहाँ पर पूछी गई थी, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। बहुत सा तजुर्बा हम यहाँ पर सॉल्व यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे देखिए 2023 के अंतर्गत पे जो स्टूडेंट थे, एस्पिरेंट थे, उनको कंफ्यूजन था, जो मेन से लिख रहे हैं उनको भी कंफ्यूजन था कि उत्तर प्रदेश पीएससी द्वारा 2023 में ऑप्शनल को हटाकर उसके जगह यूपी जीएस के 2 पेपर डाल दिए, 5th और 6th नंबर का। ठीक है, 5th नंबर का जो 5वें नंबर का पेपर है उसको मैंने डिस्कस कर लिया है, और 6th नंबर का अभी ये शिफ्ट समाप्त हो चुका है। 2nd शिफ्ट में ये पेपर था, तो देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए बहुत अच्छे पेपर, आप प्ले लिस्ट में जाकर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश पीएससी के द्वारा 2023 में मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया। काफी अच्छे क्वेश्चनों को पूछा गया सारे के सारे पेपरों के अंतर्गत पे, ठीक है ना। लैंग्वेज बेस में या ऐसे राइटिंग के बेस में जीएस 1st 2nd 3rd 4th और 5th 6th। तो आज क्लोज हो चुका है 29 सितंबर 2023 पे। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा गाइडलाइन जो जारी होता है मैं एक चीज बता देता हूँ न्यू बिगिनरों के लिए। टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाता है पार्ट ए और पार्ट बी के अंतर्गत में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट ए पार्ट बी, वही चीज यहाँ पर है। पार्ट ए के अंतर्गत पर 10 क्वेश्चन, पार्ट बी के अंतर्गत पर भी 10 क्वेश्चन। अगर पार्ट ए के अंतर्गत की बात करें तो 125 वर्ड और पार्ट बी के अंतर्गत पर 200 वर्ड में आपको आंसर देना होता है। ये शॉर्ट टाइप आंसर लिखना होता है, ये लॉन्ग टाइप आंसर है, जिसके अंतर्गत पे पार्ट ए के अंतर्गत पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का 80 नंबर के होते हैं, 10 क्वेश्चन है। और पार्ट बी के अंतर्गत पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का, पर अगर टोटल की बात करें तो 120, टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, इस चीज को देख लिया होगा। थोड़ा सा और चीज देखते हैं की पॉइंटों को यहाँ पर क्या है जानने के लिए। जैसे कह रहा है कि आयोग के द्वारा कहा गया कि सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और इसके अंतर्गत पे प्रत्येक क्वेश्चनों के लिए जो नंबर है उसको क्या किया गया, समान रूप से बांटा गया। 4th नंबर की बात कहेगी, प्रश्नों में इंगित शब्द सीमाओं को ध्यान में रखें। जो वर्ड लिमिट की बात कही गई है उस चीज को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे अब 125 है ना, आप 130 वर्ड या 120 या इतने लिख सकते हैं, इससे प्लस थोड़ा सा नहीं जाने की कोशिश कीजिएगा। और 200 के अंतर्गत पे 205 और जैसे करके अगर इसकी बात करें तो 198 इसके एवरेज से लेकर 205 तक, ऐसे इतने वर्डों का लिमिट आपको होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा समझ गए होंगे, ज्यादा कभी हम डीपली बात करेंगे इसके अंदर पे। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले जीएस 6 नंबर का जो पेपर है, यूपी जीएस का 2nd जो पेपर होता है इसमें। तो सेक्शन ए के अंतर्गत पे जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछी गई वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करता है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है 2019 का, उत्तर प्रदेश में जो कृषि निर्यात नीति लाया गया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 राज्य में कृषि निर्यात जो इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया गया, तो उसकी गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है। 2 रूपों में क्वेश्चन तोड़ के बांटा गया, ऐसे करके आपको सॉल्व करना। सबसे पहले बात करनी कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि निर्यात नीति है 2019 में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है 2019 में, उसकी बात करनी। फिर उसके बाद में राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मौजूद, और जो यहाँ पर एक्सपोर्ट बेस के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज जो बेस है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है, उसके अंतर्गत में यहाँ पर बात करनी थी। ठीक, समझ गए होंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर शॉर्ट टाइप बेस में, जहाँ पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही गई है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश डिफेंस हो गया, इंडस्ट्रियल अगर एक बात करें तो इंडस्ट्रियल किसकी बात कर रहा है, कॉरिडोर की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना था। 3rd नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके महत्व को और उसका महत्व क्या है। 2 रूपों में क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करी गई है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे जो लोअर गंगा है, लोअर गंगा जो कैनाल है, नहर को कहा जाता है, यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं पर, लोअर गंगा कैनाल हो गया सिस्टम प्रणाली की मुख्य उसकी विशेषताएं क्या है और महत्व क्या है उसको यहाँ पर लिखना था। और उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की, जैसे उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या कहा गया है कि एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम, एक जिले के अंतर्गत पे एक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना। देखिए
एक जिले के अंतर्गत पे एक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत पे जो कौशल विकास योजनाएं क्या हैं, उसके अंतर्गत पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या शुरू की गई है कौशल विकास योजनाएं, उनके अंतर्गत पे बात करें। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट योजना होती कि एक जिला एक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए डिस्कस इसके अंतर्गत पे करना था, ठीक है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपने पढ़ा भी होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम्स के बारे में, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर डिस्कस करना था। 5th नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बात करी गई थी दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है ना, एम्पावरमेंट, उनके सशक्तिकरण कल्याण के लिए जो एम्पावरमेंट बेस की गई थी, तो आपको इसके अंतर्गत पे डिस्कस करना था। ज़्यादा कोई इतना क्वेश्चन डीपली पूछा नहीं गया, बस ये कहा कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए और सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं क्या क्या हैं उनको लिखना था 125 शब्दों में। और 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर पूछा गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट क्या है, जैसे व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में हमें लिखना था। कोई इतना डीपली है नहीं इसको क्वेश्चन समझने के लिए, आप समझ गए होंगे। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए अभी मिलेट्स बेस की बात चल रही थी उत्तर प्रदेश, आखिर मिलेट्स क्या होता है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन जाननी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि कहा गया कि व्हाट आर द मेन फर्दर ऑफ द उत्तर प्रदेश मिलेट की बात कही गई है, रिवाइवल प्रोग्राम्स, तो मिलेट जो पुनरुत्थान कार्यक्रम के लिए जो प्रमुख विशेषताएं उसको इसके अंतर्गत तो आपको 125 शब्दों में लिखना था। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का इसके अंतर्गत पे आपको क्या करना है, उल्लेख करना था। ठीक समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश यूपी के अंतर्गत पे जो भूजल होता है, मतलब भूमि से जो जल निकाला जाता है, बहुत सारी मेथडें होती हैं जैसे आप जानते हैं, तो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, एटसेट्रा बेस के लिए, तो उसके उपयोग से जुड़ी प्रमुख जो अब इसका उपयोग है भूजल से जो पानी का उपयोग किया जाता है, तो उससे जुड़ी जो बहुत सारी समस्याएं हैं और उसके सामने जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उनके लिए यहाँ पर 125 शब्दों में डिस्कस करना था। ठीक, क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। 9 नंबर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर बात कही गई है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है, जैसे कि बात कहा गया है कि व्हाट आर द मेजर गाइडलाइंस ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विथ रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्टेज मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश क्या क्या है, जो प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत पे क्या चीज़ चल रहा है, उत्तर प्रदेश के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया गया है, या फैक्ट्रियों को, कंपनियों को, या वेस्ट जो इसको चेंज कन्वर्ट करवाते हैं तो एटसेट्रा वाले बेस में, तो पूरा इसमें इसके अंतर्गत पे डिस्कस करना था। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में विजन प्लान 2030 क्या है। देखिए जैसे कि कह रहा है कि व्हाट इज द विजन प्लान 2030 ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू दी, इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो किसके साथ में, पारिस्थितिकी के बेस के अंतर्गत जो इकोसिस्टम की बात की बात है इन दी स्टेट के बाद में, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य के स्थलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत पे संदर्भ के अंतर्गत पे जो विजन प्लान 2030 था उसके अंतर्गत पे जैसे इकोसिस्टम इन स्टेट के अंतर्गत पे आपको क्या करना था, डिस्कस करना था 125 वर्ड 125 वर्डों के बेस में। देखिए एक जो सेक्शन ए है उसको तो हमने डिस्कस कर लिया है, 125 वर्ड के अंतर्गत आपको आंसर लिखना था। सेक्शन बी के अंतर्गत पे देखते हैं 11 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, 12 मार्क्स का अब यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे 11 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत पे कहा गया है कि ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। बजट से पूछा गया ये क्वेश्चन। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत तो 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए, देखिए कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया, उसको कितना 200 वर्डों के अंतर्गत आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर बात किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहल किया है। करंट अफेयर बेस में, इकोनॉमिकल बेस से रिलेट हो जाता है और करंट के साथ में, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या पहले की गई हैं, क्या मतलब किस देशों को आकर्षित किया गया, किस देशों के साथ में MOU साइन किया गया है, या किस राज्य के साथ में MOU या सेंट्रल के साथ में किस प्रकार से MOU साइन किया गया है, उसमें यहाँ पर डीपली डिस्कस करना था। ठीक है ना, सारी बात कर दी मैंने। इंटरनेशनल बेस में, नेशनल बेस में, एक
स्टेट से दूसरे स्टेट के बेस के अंतर्गत पे ये इसमें टॉपिक है इंक्लूड हो जाती है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियां क्या है। देखिए, राज्य में सामाजिक वानिकी के बेस के अंतर्गत पे क्या कह रहा है, अगर इसी की बात करेंगे तो सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियां क्या क्या है इसके अंतर्गत पे डिस्कस करना। क्या था, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए तो क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या पहल इसके अंतर्गत पे किया गया है, तो उसमें हमें क्या करना था, डिस्कस करना था। ठीक है ना। अगर बात करेंगे तो सोशल की, अगर बात करें तो सोशल बेस के अंतर्गत पे जो वानिकी चलता है किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है और किस प्रकार से बढ़ावा देता है एटसेट्रा, जो भी इसके अंतर्गत पे पॉइंट निकल के आते थे। सोशल फॉरेस्ट्री जिसको कहा जाता है, ठीक है, इन दी स्टेट के बेस में, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री। और थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश को कंपैरिजन करके पढ़ना ताकि आप क्वेश्चन को आसान शब्दों में समझ सकें। 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं पर चर्चा कीजिए। जैसे कि कहा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर बेस के अंतर्गत पे क्या किया गया, डिस्कस द मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय, जो इसके अंतर्गत पे किया गया है बाय गवर्नमेंट के द्वारा, किसको, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे। तो राज्य के अंतर्गत पे गवर्नमेंट के द्वारा हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए मतलब प्रमुख जो सुविधाएं दी गई हैं कि आप अगर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देते हैं या हॉर्टिकल्चर बेस के अंतर्गत वह करते हैं या बागवानी बेस में काम करते हैं तो आपको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, क्या योजनाएं इसके अंतर्गत पर चली आ रही, सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 15वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, अगर बात करेंगे तो इसमें क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। जैसे कि इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि बायो एनर्जी की बात करेंगे, जैव ऊर्जा विकास, क्वेश्चन को समझिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे बायो एनर्जी की बात करी गई है के लिए वर्तमान पहलों, वर्तमान में क्या योजनाएं चली आ रही, गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रहा है कि बायो एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए और ये किस प्रकार से मदद होगा, सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं। और गवर्नमेंट ये देख रही है कि भविष्य की संभावनाओं को, भविष्य के लिए संभावना तलाश कर रही है कि किन चीज़ों से बायो एनर्जी डेवलपमेंट बेस के अंतर्गत पे हमें बढ़ावा मिल सके या हम किस चीज़ की ओर अग्रसर हो सकते हैं या किस प्रकार समाज को मतलब परिवर्तित कर सकता है या परिभाषित कर सकता है। बहुत चीज़ें टॉपिक हैं इसके अंतर्गत पे, सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है ना। खास तौर पे बात करनी है बायो एनर्जी डेवलपमेंट बेस के लिए। ठीक। और उसके बाद में 16वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित कीजिए। थोड़ा सा करंट के साथ में इंक्लूड करके और थोड़ा सा साइंस और टेक को साथ में इंक्लूड करके एग्जामिनर के द्वारा ये क्वेश्चनों को पूछा गया है। जैसे कि क्या है, मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर वापस रिपीट करूंगा। बात करी गई है कि उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में, मौसम का पूर्व पहले ही अगर की बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे यह आता है। जैसे कि कहा गया है कि आउटलाइन द इंपोर्टेंट ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ विथ द रेफरेंस टू वेदर की बात कर रहा है यहाँ पे इसके अंतर्गत पे। तो जैसे मैं समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मतलब उत्तर प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र जो लखनऊ है उसका क्या महत्व है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ पर स्थित है उत्तर प्रदेश की कैपिटल में, तो वो मौसम पूर्वानुमान संबंधी किस प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड करता है, किस प्रकार के सजेशन देता है, तो उसका महत्व क्या है, किस प्रकार से महत्व की बात करेंगे तो जैसे आप है तो आपका महत्व समाज में किस रूप से, इसी प्रकार से ये जो मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ इसका महत्व क्या है उसको इसके अंतर्गत पे पूरा परिभाषित करना था 200 शब्दों में। ठीक है ना। 17वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में शामिल मिशनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, मिशन को इंक्लूड किया गया उत्तर प्रदेश में जो जलवायु परिवर्तन होता है, जो इसके अंतर्गत की बात करें तो जलवायु परिवर्तन कहा जाता है क्लाइमेट चेंज परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना, राज्य के अंतर्गत पे जो कार्य योजनाएं चली गई हैं तो में शामिल मिशनों को, जो उसके अंतर्गत पे मिशनों को शामिल किया गया कि इस चीज़ को हम ये चीज़ करेंगे जलवायु परिवर्तन के लिए, ये मिशन 2020 तक रखा है, 22 तक रखा है, 25 तक, 28 तक एक्सेट्रा जो योजनाएं साथ साथ में इंक्लूड करी गई है, सारा का सारा हम इसके साथ में इंक्लूड करके लिख सकते थे। ठीक है। 18वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्य जीव अभ्यारण्यों के पारिस्थितिकीय महत्व की व्याख्या कीजिए। देखिए, इन्वायरमेंट साइंस को लेकर चला गया है कुछ कुछ चीजें साथ में, और थोड़ा सा साथ साथ में देखिए उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत पे वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्यों के अंतर्गत पे जो पारिस्थितिकीय महत्व की व्याख्या आपको इसके अंतर्गत पे करना था। ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, इकोलॉजिकल जिसको कहा जाता है पारिस्थितिकी, उसके बेस के अंतर्गत में इसमें
डिस्कस करना था। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्यों के पारिस्थितिकीय महत्व की व्याख्या करनी थी, जो इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। इकोलॉजिकल, इको प्लस लॉजी, इकोलॉजी ऐसे एटसेट्रा इसका डेफिनेशन बनता है। कभी हम डीपली बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस में, तो उसी पे हमें इसमें बात करना था। लेकिन इनके द्वारा कहा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है और वहां पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके पारिस्थितिकीय महत्व को स्पष्ट करना था। किस प्रकार से पारिस्थितिकी का जो इकोसिस्टम का जो क्रम चलता है उसमें बात करेंगे। अभी ज्यादा नहीं, इतना देख लीजिए, काफी है। 19वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्व का विश्लेषण करें। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, क्षेत्र के औद्योगिक विकास में, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्व, अगर वहां पे जो औद्योगिक विकास हो रहा है बुंदेलखंड के एरिया के अंतर्गत, तो उसमें जो खनिज हैं, जो मिनरल से निकल के आ रहे हैं, तो उनका मतलब क्या महत्व है, उसका विश्लेषण आपको 200 शब्दों में इसके अंतर्गत में यहाँ पर करना था। ठीक है ना, समझ गए होंगे, ज्यादा कोई इतना है नहीं। 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह क्या है। वापस क्वेश्चन रिपीट होगा ये। उत्तर प्रदेश में साइंस और टेक परिषद के नवाचार के लिए, ठीक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नवाचार के लिए जो इनोवेशन की बात कहा गया है, ठीक है, इनोवेशन प्रमोशन प्रोग्राम्स की बात कही गई है। नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह क्या है। देखिए, दोनों को अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो तब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे, नहीं तो आजकल क्या होता है, समझने की प्रवृत्ति आपको 30 सेकंड के अंतर्गत पे, 20 सेकंड के अंतर्गत पे क्वेश्चन समझना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत पे हमें किस प्रकार से डिस्कस करनी, एग्जामिनर ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। इसलिए अभी से यह हैबिट बनाइए, बार बार क्वेश्चनों को पढ़िए और पुराने क्वेश्चन पेपरों को उठाकर पढ़िए कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा। तो वापस रिपीट करता हूँ, लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे साइंस और टेक बेस के अंतर्गत पे जो इनोवेशन प्रोग्राम चल रहा है, नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के जो प्रमुख, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले एक तो उद्देश्य की बात करें, एवं लक्ष्य समूह क्या है, और इसका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो उसको इसके अंतर्गत पे पूरा क्या करना था, डेफिनेशन मतलब परिभाषित करना था 200 वर्डों के बेस में। ठीक है ना, समझ गए होंगे। शॉर्टली रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश पीएससी बेस के अंतर्गत पे जो मेंस पेपर चल रहा है 2023 में, 29 सितंबर 2023 को, आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने डिस्कस करी है। 29 सितंबर 2023 का उत्तर प्रदेश जीएस लास्ट मेंस पेपर है आज के दिन में, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है पूछी गई, कैसे आपको क्वेश्चनों का आंसर देना था, किस प्रकार से क्वेश्चनों को समझा जाता था, शॉर्टली रूप से कम शब्दों पर यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय